हाँ, तो पिछले क्लास कहाँ तक हुआ था बताओ। एक नर्व सेल बचा था ना बस। यस। हाँ ठीक है, देखो देखो नर्वस टिश्यू में नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसका काम होता है इम्पल्स को पास कराना। अब ये इम्पल्स क्या है? देखो हम लोग के बॉडी में कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसके लिए हमारा ब्रेन जो है उसको मैसेज पहुंचाता है। जब तक वो उसको सिग्नल नहीं देगा तो सिग्नल वो क्या है, तो वही है इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में वो उसको सिग्नल देता है और फिर वो काम करता है। यह हमारा बॉडी कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट अगर एक्शन करता है, जो रिस्पॉन्स बोलते हैं हम लोग, वो अगर होगा तो वो किसके थ्रू होगा? तो नर्वस टिश्यू के थ्रू होगा। तो नर्वस टिश्यू का जो यूनिट होता है वो होता है नर्व सेल। क्या होता है? नर्व सेल। ठीक है। अब तो नर्व सेल को देखा जाए तो इसका हम स्ट्रक्चर पहले बताते हैं, क्योंकि नर्व सेल फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू नेक्स्ट नर्व सेल बोलते हैं, या फिर हम इसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे हम बोले कि नर्व सर नर्व इसका सेल या मसल्स भी न्यूरॉन होता है ना सर? है। सर मतलब सर इसका डायग्राम में सर मसल्स। नहीं, देखो मसल्स एक्चुअली ये मसल्स से कनेक्ट होता है। हमारा पूरा बॉडी मसल्स से बना है, बोन है उसके ऊपर में मसल्स है। ठीक है। तो मसल से ये जरूर कनेक्ट होता है, क्योंकि मसल्स में अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा जो हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे ऊपर जो स्टिमुलेशन आएगा वो रिसीव कैसे करेगा। सपोज मान लो ये हमारा हाथ है, सपोज ये हमारा हाथ है, अगर हम इस पे हिट करते हैं या हमको चोट लगता है तो सबसे पहले कौन जाएगा? तो वो सबसे पहले मसल्स में जाएगा। ये मसल से कनेक्ट रहता है। ठीक है। मसल्स का कोई ये पार्ट है नहीं, मसल से कनेक्ट रहता है। ठीक है। वो मसल्स न्यूरॉन से कनेक्ट रहेगा, मतलब हमारे बॉडी में जितना भी पार्ट है सब में जगह मसल्स तुमको दिख रहा है। ठीक है। और वो मसल्स से कनेक्ट रहता है नर्व सेल, और वो रिसीव करता है स्टिमुलस को, और वो रिसीव करने के बाद फिर वो ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से फिर मैसेज आता है और फिर हम लोग रिस्पॉन्स कर पाते हैं या एक्शन कोई कर पाते हैं। सिंपल है। तो ये जो इम्पल्स जो ट्रांसमिट कर रहा है वो कौन कर रहा है? नर्व सेल या न्यूरॉन को कर रहा है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो न्यूरॉन जो होता है ये तीन पार्ट में डिवाइड करता है। ये है इसका पार्ट। ठीक है। अगर हम इसका डिवाइड करें तो ये जो पहला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट। ये बीच वाला, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन, दूसरा नाम। और ये वाला पोर्शन को बोला गया है एक्सन। क्या बोला गया? एक्सन। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में ये सेल है, तो सेल है तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा इसमें। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ये हमारा है न्यूरोलेमा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे। न्यूरल मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म को यहाँ पे बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ध्यान रखोगे ये स्ट्रक्चर का भी अपना अपना फंक्शन है। क्या है समझो। तो पहला जो लेयर है जिसमें न्यूक्लियस दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्वान सेल।
और अंदर वाला जो सेल है जिसमें अंदर वाला सेल को हम अंदर वाले लेयर को बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ सेल, ऐसा होता है। ठीक है, अब ये लास्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल, या फिर हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक, क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक नोब, या फिर बटन, बहुत सारा इसका नाम है, बटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है। तो सेल बॉडी में देखो, सेल है वही चीज है, देखो जैसे इसमें बोले ये बीच वाला सेंट्रल न्यूक्लियस है, वही है इसका। सेल के अंदर में जो फ्लूइड फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म बोले हैं, न्यूक्लियोसोम लिखे हैं, सॉरी एक करिए न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसोम। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसोम हो गया, बस वही है, नाम को चेंज किया, सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे न्यूरोलेमा बोल दिया है। ठीक है, अब होता क्या है, कैसे समझे? सबसे फर्स्ट में ये डेंड्राइट्स है, क्योंकि हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, आई मीन ये 3 पार्ट का बना होता है। एक को बोलते हैं साइटोन, जिसका नाम है सेल बॉडी। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा डेंड्राइट। ठीक है, और तीसरा होता है एक्सन। क्या होता है? एक्सन। तो डेंड्राइट्स जो पहला है, देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डेंड्राइट्स का काम होता है रिसीव द स्टिमुलस। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस उसको रिसीव करेगा, ये सेल बॉडी के थ्रू आ गया एक्सॉन में। जब एक्सॉन में आता है तो यहाँ पे इसको मिलता है 2 सेल, एक को बोलते हैं स्वान सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, और एक लेयर होता है माइलिनेटेड शीथ सेल। इस लेयर का देखो स्वान सेल का काम होता है उसको पाथ प्रोवाइड करना, इम्पल्स को, जैसे पाथ प्रोवाइड। देखो ये पाथ कैसे है, क्योंकि जब भी इम्पल्स जाता है तो ये इस तरह का मैकेनिज्म में जाता है। देखो ये इस तरह का मैकेनिज्म में जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का पाथ प्रोवाइड किया। और माइलिनेटेड के कारण वो स्पीड में बहुत बहुत वो मतलब एक तरह का बोलते हैं ना कि एक्सलोरेट करता है, वो काम करता है माइलिनेटेड सेल का। और जहाँ पे देखो बीच में कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे तुमको कुछ दिख नहीं रहा है, ये एब्सेंट है, माइलिनेटेड शीथ यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर मतलब कहने का कि जहाँ पे एब्सेंट है, ना माइलिनेटेड शीथ सेल है ना न्यूक्लियस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। और ये गैप होता है दो पार्ट के बीच में, एक पार्ट यहाँ एक पार्ट यहाँ, उसके बीच में जो गैप दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। उसको हम ऊपर रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो इसको ठीक से लेबल करना। ठीक है, यही है तुम्हारा न्यूक्लियस या नर्व सेल, और यही रिसीव करता है, ये बार बार पास करता है, जब पास करेगा फिर ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से फिर केमिकल के फॉर्म में चला जाता है। फिर केमिकल से फिर जब नेक्स्ट में आया तो यहाँ पे केमिकल सिनेप्सिस एक मैकेनिज्म होता है जो केमिकल के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में चला गया, और ये हमेशा रिपीटिंग होते रहता है, क्योंकि नर्व सेल जो लॉन्गेस्ट सेल है, दूसरा एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे मान लो ये हमारा हाथ है, हाँ ये हमारा हाथ है, तो यहाँ से कनेक्ट होगा तो हो सकता है यहाँ से हमारे ब्रेन तक जाने के लिए 10 नर्व सेल से कनेक्ट होगा, तो एक नर्व सेल रिसीव किया, सेकंड में गया, फिर थर्ड में गया, ऐसा करते करते ब्रेन तक पहुंचा, फिर ब्रेन में जाके फिर उसका फिर से इम्पल्स वहां से जनरेट होता, तभी हम लोग रिस्पॉन्स कर पाते। तो इसका काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट या फिर बोल सकते हैं कि मूव कराने का, एक तरह से इम्पल्स को आगे भेजने का काम करता है कौन? न्यूरॉन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, हम इसको लिखवाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ।
फिगर हो जाएगा तो बताना, ठीक है, उसका फिर उसको लिखवाएंगे। यस सर, हो गया। हो गया, चलो ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो डेंड्रॉन या डेंड्राइट, ये डायग्राम तुम्हारे बुक्स में भी होगा तो वहां से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। पहला जो पार्ट है दे आर स्पेशलाइज्ड, लिखते चलो। दे आर स्पेशलाइज्ड टू रिस्पॉन्ड टू stimuli and transmit stimulus very rapidly from one place to one place to another, ठीक है, नर्वस टिश्यू का। It is consist of brain spinal cord, brain spinal cord and nerve cell, या न्यूरॉन्स भी लिख सकते हैं। Neurons is the structural and functional unit of nervous tissue, ठीक है। इसके बाद लिखो नेक्स्ट। न्यूरॉन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो पहला में है डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, जो है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेंड्राइट्स। दूसरा होता है साइटॉन, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा, तीसरा हो जाता है एक्सन, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो है डेंड्राइट, तो इसके बारे में लिखेंगे। डेंड्राइट, it is a fine, short, branched, fine short branched protoplasmic processes of cell body
is called dendrites. ठीक है, it pick up sensation. सेंसेशन मतलब है स्टिमुलस, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्टिमुलस, ये ठीक है। उसके बाद फिर है दूसरा पार्ट है हमारा साइटो, इसको अलग लिखना होगा, ठीक है, इसको नोट करो। सर वो प्रोटोप्लाज्मिक के बाद क्या लिखा हुआ है? प्रोसेसेस, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस मतलब वो मतलब निकला हुआ पायरिफॉर्म जो स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसेस, ठीक है। हो गया? यस सर। सेकेंड पॉइंट है साइटोन और सेल बॉडी। तो साइटोन हम लिख रहे हैं, इट इज ब्रॉड pyriform rounded part of neurons. It contains cytoplasm called neuroplasm, cell membrane called neurolemma, and a central rounded nucleus. देखो सब कुछ क्लियर हम लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद it contains special structure called nasal granules. इसके बारे में हम नहीं वहां पे बताएं, तो nasal granules which is बताते हैं, which is responsible for protein synthesis.
है, एंड न्यूरोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट which provide framework shape to neuron, shape ये प्रोवाइड करता है। अब ये लास्ट तीसरा है एक्सन, तीसरा है एक्सन, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग fiber like cytoplasmic processes which carry impulse away from the cell body, a nerve fiber having Schwann cell and myelinated sheath cell. Myelinated sheath cell provide more efficient to transmit impulse from one neuron to next neuron, ठीक है। ये हो गया खत्म, ठीक है। चैप्टर खत्म, इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे का चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे न्यू। हो जाएगा तो बताना, ठीक है। हो गया। एक्सक्यूज मी सर, वो माइलिनेटेड शीट सेल के बाद क्या लिखा हुआ है?
मोर इफिशियंट टू ट्रांसमिट, हाँ वो दिख नहीं रहा होगा, मोर इफिशियंट टू ट्रांसमिट, मोर इफिशियंट है, ठीक है, एक सेकंड हम लिख देते हैं, more efficient to transmit impulse from one neurons to next। एक्सलेशन का जो काम है यही करता है, ठीक है। यस सर हो गया। हेलो आया, हेलो, यस सर। हो गया, लिख लिए, इसको नोट कर लिए। यस सर। ठीक, ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। बताओ नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें आज, बताओ। बोलो बोलो, रिप्लाई करो, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज, स्टार्ट करना है, बताओ। सर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट ना, ठीक है। यस। हाँ, तो आज हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग समझना, अभी कॉपी पेन वगैरह सब छोड़ दो, एकदम ध्यान दो बोर्ड पे, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले कोई भी बॉडी में अगर कुछ भी ह्यूमन बीइंग के केस में हो या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में हो, अगर कुछ भी फंक्शन हो रहा है मतलब उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है बॉडी में, तभी वो हो रहा है। तो जैसे रेस्पिरेशन, हम लोग रेस्पिरेशन में क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या ये रेस्पिरेशन है? नहीं, रेस्पिरेशन वो नहीं है, वो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है अगर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से देखें तो। बट यहाँ पे हम लोग को प्लांट में रेस्पिरेशन पढ़ना है, तो प्लांट हो या एनिमल, रेस्पिरेशन का मतलब एक ही है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब रेस्पिरेशन जब तक नहीं होगा तब तक फूड का ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही कहलाता है रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और अगर फूड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो क्या हमको एनर्जी मिल पाएगा? नहीं। तो रेस्पिरेशन का काम होता है फूड को ऑक्सीडाइज करके, इस फूड को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट करना? एनर्जी में, जो कि हम लोग के बॉडी में एटीपी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हो जाएगा, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, और ये हम लोग का जो हमारे हेल्प आता है, बिना एनर्जी के हम लोग काम नहीं कर सकते, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को यही समझना है कि रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे, जैसे मान लो हम लोग ह्यूमन बीइंग के केस में समझते हैं रेस्पिरेशन क्या है भाई, हम लोग रेस्पिरेशन एक्सपायर करते हैं। एक्सपायर क्यों करते हैं? तो क्योंकि हम लोग को एनर्जी चाहिए, मेन काम है एनर्जी को प्रोवाइड करना है। एक चीज याद ध्यान देना,
कि फूड को अगर ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है, हम लोग क्यों रेस्पिरेशन करते हैं इसका भी मतलब समझ में आ जाएगा। जो बोलते हैं ना कि इनहेल एक्सहेल, हम लोग के केस में तो उसमें क्या होता है समझिए, जैसे फूड को ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडेशन करने के लिए फूड को हमको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और हम लोग के बॉडी में जो ऑक्सीजन मिलता है वो इस प्रोसेस से मिलता है, इसीलिए बोला जाता है कि रेस्पिरेशन करने से हम लोग को एनर्जी मिलता है। देखो अल्टीमेटली ऑक्सीजन उसको पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचा वो फूड ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वही रेस्पिरेशन कहलाया। भले हम लोग बोलते हैं कि रेस्पायर करना है तो O2 को लेके जाना है भाई अंदर हमारे बॉडी के अंदर और CO2 को छोड़ना है, तो O2 एंड CO2 जब तक O2 अंदर नहीं जाएगा तब तक फूड ऑक्सीडाइज होगा नहीं, और तब तक फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तब तक हम लोग को एनर्जी मिलेगा नहीं। इसीलिए बोला जाता है हम लोगों के केस में, आई मीन ह्यूमन के केस में, कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं हम लोग। लेकिन अगर कॉमन एक सिंपल सा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन समझा जाए तो रेस्पिरेशन कहने का सीधा सा मतलब है कि फूड को ऑक्सीडाइज करना है, और उस ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको ऑक्सीडेशन आई मीन फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तभी मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है, जो हम लोग क्या प्लांट भी इसको यूज में लाता है। तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल तुमको बताते हैं, प्लांट को छोड़ दो क्योंकि इसको समझना पहले इंपॉर्टेंट है, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लांट में वही चीज होता है लेकिन उसका तरीका चेंज है, लेकिन होता एक ही चीज है। सपोज दैट मान लो जैसे अभी गर्मी का टाइम अभी खत्म हुआ है, इस बार ज्यादा गर्मी नहीं पड़ा, हम लोग क्या करते हैं गर्मी में? ग्लूकॉन डी पीते हैं, ठीक है, नींबू पानी पीते हैं। बोलता है ना ग्लूकॉन डी पीने से इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लूकॉन डी जो है वो लिक्विड फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में रहता है, पानी मिलाते हैं, घोलते हैं, उसको पी जाते हैं। हम लोग के बॉडी में बहुत ही जल्दी जो हमारे सेल में, ब्लड में बहुत ही जल्दी ग्लूकोज चला जाता है, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गया। अब वही ग्लूकोज सेल में चला गया, अब सेल में हम लोग तो रेस्पिरेशन कर ही रहे हैं, ऑक्सीजन भी उसको तुरंत तुरंत मिल जा रहा है, तो ग्लूकोज मिल गया, जो हम लोग यहाँ पे फूड लिख रहे हैं, ग्लूकोज मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो जितना जल्दी ग्लूकोज मिल रहा है, जितना जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा, उतना जल्दी वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो एनर्जी मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि ग्लूकॉन डी इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाला बात है कि कहीं ना कहीं फूड जो है वो हमारा क्या है, ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एनिमल में तो चलो पी लेता है, खा लेता है, लेकिन प्लांट में क्या होता है? तो प्लांट में ग्लूकोज या फूड या ऑर्गेनिक मटेरियल सब एक ही चीज को बोला जाता है, वो बनाता है। प्लांट खुद ब खुद अपना फूड बनाता है, फूड के फॉर्म में ग्लूकोज ही बनाता है। और वो किस प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस। सपोज दैट मान लिया जाए फूड में, सॉरी प्लांट में फूड बन गया इन द प्रोसेस ऑफ, या फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो बना दिया, ग्लूकोज वहां बन गया। अब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन पहुंचेगा जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तब तक क्या फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दोनों में चीज है, दोनों में एक ही चीज है। यहाँ भी ह्यूमन के केस में भी क्या है, ग्लूकोज क्या हो रहा है? टूट रहा है, ठीक है, और प्लांट में भी ग्लूकोज ब्रेक होगा, टूटेगा, तभी एटीपी में हम लोग को एटीपी चाहे हमको हो या प्लांट को वो मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हम किसको बोले? मतलब फूड को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करोगे तो मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी मिलेगा, चाहे वो ह्यूमन के केस में हो चाहे वो प्लांट के केस में हो, वो एटीपी एनर्जी वेरियस एक्टिविटी में यूज आता है। विदाउट एनर्जी कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। एक्चुअली में जब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे चीज ध्यान रखना, उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर में ये सब काम होता है। क्या होता है? सेल के अंदर में ग्लूकोज गया, सेल के अंदर में ऑक्सीजन गया, वहां पे ऑक्सीडाइज हुआ, वहां पे ब्रेक हुआ, तब वो एटीपी में रिलीज हुआ, और वही एटीपी फिर हम लोग यूज कर पाते हैं या प्लांट यूज कर पाता है। तो प्लांट रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। हम लोग के बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और सिस्टम है सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाने का और CO2 बाहर भेजने का। क्योंकि जब एटीपी में ये बनेगा तो एटीपी तो रिलीज करेगा, साथ साथ में वाटर प्लस साथ साथ में CO2 भी रिलीज करता है, जो कि हम लोग रिलीज कर देते हैं। प्लांट में भी ऐसा होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन का सीधा सी मतलब है फूड को ऑक्सीडाइज करो, एनर्जी में कन्वर्ट करो, उसका बाय प्रोडक्ट जो CO2 वगैरह है वो भी बनेगा। समझ में आ गया रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? सिंपल है,
रेस्पिरेशन एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें फूड का ऑक्सीडाइज होता है और वो कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में। समझ में आ गया फूड का ऑक्सीडेशन किसको बोल रहा है, फूड किसको बोल रहा है यहाँ पे, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बार बार बोल रहे हैं कि फूड को ऑक्सीडाइज करो ऑक्सीजन दो, फूड को ऑक्सीडाइज करो ऑक्सीजन दो, मतलब ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में सिर्फ यह फूड का ऑक्सीडाइज होगा, विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है। रेस्पिरेशन को दो टाइप की हम लोग बांटते भी हैं, पढ़ेंगे। तो अगर एक जो मेन रीजन है, अगर ऑक्सीजन अगर हम प्रोवाइड करवा देते हैं या फिर प्रोवाइड होता है तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अगर फूड का ऑक्सीडाइजिंग होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, बट वो लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब समझ में क्लियर हो गया सबको? बताओ, आंसर करो सब, रिप्लाई करो, समझ में आ गया क्या होता है रेस्पिरेशन? रिप्लाई करो, हेलो। यस सर। हाँ, समझ में आ गया। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, यस रेस्पिरेशन सर, समझ में आ गया। फूड का ऑक्सीडेशन होना, और वो फूड का जब ऑक्सीडाइज होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वही एनर्जी किस फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में। और वो एटीपी जो है, हम लोग है या प्लांट हो, कोई भी सेल हो, वो अपना सर्वाइविंग के लिए वो एटीपी यूज करेगा। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब दो। सेल हम लोग पढ़े, ठीक है, तो सेल में एटीपी रिलीज कौन कर रहा था, एटीपी कौन बना रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो सोचो, सिंपल है कि अगर ग्लूकोज सेल के अंदर में जाता है तो कहाँ पे जाएगा, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में होगा, फिर वो साइटोप्लाज्म में कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए वहां पे एनर्जी का रिलीजिंग होता है। अब समझ में आया पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का? क्योंकि फूड मतलब ग्लूकोज कहाँ जाता है, पहले साइटोप्लाज्म में, वहां पे टूटेगा, फिर जो बीच वाला पार्ट है, आई मीन जो ब्रेक वाला पार्ट है, वो इंटरमीडिएट फॉर्म बोल दिए उसको। ग्लूकोज जब टूटा साइटोप्लाज्म में, जिस फॉर्म में टूटा, वो चला जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन वाला, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन वहीं पे होता है। और अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया तो मोर अमाउंट एनर्जी का रिलीजिंग कर दिया, और नहीं तो वो लेस अमाउंट में कर देगा। ठीक है, यही होता है। अब देखो, रेस्पिरेशन जैसे हम बोले कि फूड को ऑक्सीडाइज करो, एनर्जी में रिलीज एनर्जी बनेगा, और वो एनर्जी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे बार बार ऑक्सीजन का नाम ले रहे हैं। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन को, क्योंकि रेस्पिरेशन का दो पार्ट है, एक होता है एरोबिक, एरोबिक, और एक होता है एनएरोबिक, एक होता है एनएरोबिक, एनएरोबिक। ठीक है, अब इस दोनों में डिफरेंस समझो। एरोबिक मतलब पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब respiration is occur in the presence of oxygen। ठीक है, एरोबिक में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, respiration is occur in the absence of ऑक्सीजन, लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब एनारोबिक में एब्सेंस होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है कि इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ एटीपी लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा, रिलीज होगा इस केस में। ठीक है, और इसमें क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, समझना है आपको। उसके बाद इट अकर इन, पहला साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और दूसरा कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद ये 2 एटीपी फॉर्म्ड, मात्र 2 एटीपी निकलेगा, लेकिन यहाँ पे
दोनों प्रोसेस में, ठीक है ना, दोनों जगह पे टोटल मिला के 38 एटीपी फॉर्म्ड, ये चीज होता है। तो ये मान लिया जाए ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा होगा। लेकिन कभी कभी ध्यान रखना कि अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर माइक्रोब्स करता है, तो वहां पे इसका नाम होता है फर्मेंटेशन। क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? माइक्रोब्स करता है। तो वहां पे अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, सोचो, तो वहां पे अगर माइक्रोबियल्स, आई मीन माइक्रोब्स, जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, वो अगर विदाउट मतलब प्रेजेंस ऑफ O2 अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो माइक्रोबियल एनर्विक होता है, और उसी का नाम दिया गया फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में हमेशा ध्यान रखना कि माइक्रोबियल एक्शन होता है, और वहां पे वो जो माइक्रोब्स है वो एब्सेंस ऑफ O2 के प्रेजेंस में, मतलब विदाउट O2 के प्रेजेंस में, वो फूड को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, जिस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जितना भी बिवरेज प्लांट्स है, इंडस्ट्री है, फूड फैक्ट्री, जैसे हम लोग ब्रेड एंड बियर बनाते हैं, जैसे ब्रेड बनाते हैं तो फर्मेंटेशन करने का क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि फर्मेंटेशन अगर होता है तो हम बताए कि अगर ग्लूकोज, अगर फूड ब्रेक डाउन होगा तो ATP मिलता है, CO2 मिलता है, H2 मिलता है। CO2 अगर प्रोडक्शन नहीं हो पाया ब्रेड बनाने के केस में, तो वो पफ जो होता है वो सॉफ्टनेस नहीं आ पाएगा। बियर में भी वही काम है, क्योंकि उसको तोड़ना होता है, क्योंकि जितना भी सेलोजिक कंटेनिंग फूड है सबको एक साथ डाल के कंटेनर में फर्मेंटेट कराते हैं ताकि वो कन्वर्ट करे सिंपल फॉर्म में। और वहां पे भी CO2 एंड जो भी फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं बियर के बनाने में हेल्प करता है। इसलिए फर्मेंटेशन अगर कहीं वर्ड आ गया, मतलब फर्मेंटेशन कहने का मतलब एक ही चीज है कि यहाँ पे भी रेस्पिरेशन हो रहा है, कौन कर रहा है? माइक्रोब्स कर रहा है, लेकिन वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, तो ये एनएरोबिक के केस में। और नॉर्मल अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर एनएरोबिक के केस में करता है तो वो इसी तरह का मैकेनिज्म शो करता है। जैसे मान लो नॉर्मल बैक्टीरिया, मान लो फर्मेंटेड बैक्टीरिया नहीं है, नॉर्मल बैक्टीरिया, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो वो जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे भी सर्वाइव वो कर जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है, यही है इसका डिफरेंस, इसको नोट करो। ठीक है, इसमें हम जैसे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा और इसको समझाना है, उसके बाद फिर हम लोग उसके मैकेनिज्म पे जाएंगे। चलो इसको नोट कर लो। रेस्पिरेशन का हम डिफिनेशन लिख देते हैं, रुक जाओ, रेस्पिरेशन का डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि तुम लोग उसको, माइक्रोब्स अगर होगा तो इसी चीज को फर्मेंटेशन बोलेंगे। फर्मेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है तो वो भी हम लिख देते हैं, क्योंकि एक सेकेंड, it is a multi-step enzymatic mediated biochemical process of oxidative breakdown of organic compound to release ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर यहाँ पे ग्लूकोज भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे फूड भी लिख सकते हो, टू रिलीज
एनर्जी to release energy at various steps। ठीक है, ये चीज इसको नोट करो, इसका डिफरेंस लिखो। ठीक है, इसी को हमको डिटेल से पढ़ाना भी है कि ये बस नोट करो सबसे पहले, उसके बाद ये लेस है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यस सर, हो गया। हो गया, समझ गए सब? कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ सकते हो, क्योंकि देखो यही चीज हमको पढ़ाना ही है अभी इसको। तो ये डिफरेंस है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ, जैसे बोले साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, यहाँ ये चीज बेसिक समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कुछ है तो अभी पूछ सकते हो, क्योंकि सेलर प्लांट का रेस्पिरेशन सेलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो वहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है तो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एरोबिक में ही हम लोग साइटोप्लाज्म में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में लिखे हैं, इसी को डिस्क्राइब करना। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लो। ठीक है, कि एरोबिक में होता क्या है, एनारोबिक में होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझ गए? समझ गए ना? यस। हाँ, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, क्योंकि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मैक्सिमम मैक्सिमम में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक कहीं कहीं पे होता है। जैसे इवन कि हम लोग के बॉडी में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सॉरी एनारोबिक होता है। तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए होता है। लेकिन हमारा बॉडी का कुछ पार्ट ऐसा है, जैसे मसल सेल्स है, वहां पे कभी कभी अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि अगर कमी हो गया तो रेस्पिरेशन तो मसल सेल तो रेस्पिरेशन हमेशा करे क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो क्या होता है, ये सब एनारोबिक में भी आता है। तो हम लोग आज पहले एरोबिक को समझेंगे। ठीक है ना, एरोबिक को थोड़ा सा पहले समझ लो, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम सबसे पहले क्या बताएं कि इस टाइप के रेस्पिरेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि O2 जो है वो प्रेजेंस होना चाहिए, मतलब विदाउट O2 के प्रेजेंस में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, शॉर्ट में समझना समझाते हैं।
सबसे फर्स्ट में कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमको ग्लूकोज लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फूड बोल रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड, इसको हम लोग रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट भी बोलते हैं ग्लूकोज। तो देखो सबसे फर्स्ट में जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है, क्योंकि सेल में सबसे पहला साइटोप्लाज्म ही दिखेगा हमको, सेल के अंदर जैसे ही गया तो फ्लूइड में चल गया, तो ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो यहाँ पे वो टूटता है पाइरुवेट में। किसमें टूटता है? पाइरुवेट में। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। देखो तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे टर्म भी समझ लो, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ये चीज समझना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पाइरुवेट है, ठीक है। अब ये पाइरुवेट ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पे लिख सकते हैं O2 प्रेजेंस, ठीक है, O2 प्रेजेंस। तो यहाँ जब ग्लाइकोलाइसिस होगा और ग्लूकोज जब पाइरुवेट में ग्लूकोज जब पाइरुवेट में टूटेगा तो कहाँ टूट रहा है? साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगा ये कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ इस टाइम पे कितना एनर्जी का रिलीजिंग हुआ? तो 8 ATP। कितना? 8 ATP इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद पाइरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ O2 अगर हम बात करेंगे तो पाइरुवेट जब वहां कन्वर्ट चला जाएगा तो ये अल्टीमेटली कन्वर्ट करेगा ATP में, और यहाँ पे H2O एंड CO2 ये रिलीज करेगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाएगा पाइरुवेट, जब फुल्ली ऑक्सीडाइज होकर AT में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रेब साइकिल। एक्चुअली क्रेब एक साइंटिस्ट थे जो कि इस साइकिल को वो डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। देखो दोनों समझ में आ गया। हम पहला एरोबिक में लिखे थे, देखो लिखे कि एक साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों जगह पे एरोबिक होता है। तो यहाँ पे जब होगा तो ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, और पाइरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होगा तो इस प्रोसेस को क्रेब साइकिल बोलते हैं। और वहां पे जब जाएगा तो ATP, देखो यहाँ ATP, तो कितना ATP होगा टोटल? 30 ATP। कितना ATP? 30 ATP। अब यहाँ पे देखना, हम वहां पे क्या लिखाए थे? 38 लिखाए थे। क्या लिखाए थे? 38। तो ये 38 हुआ कैसे? तो हुआ कुछ यूं कि ये ग्लूकोज है, यही टूटा है पाइरुवेट में, और यही फिर माइटोकॉन्ड्रिया में गया है, तब ATP बना है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ही ना टूटा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ही टूटा है, चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो, चाहे वो क्रेब साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों जगह जाके कंप्लीट टूट रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30 ATP in mitochondria and 8 ATP in cytoplasm। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 38 ATP। और देखो वहां डिफरेंस में हम लिखा है कि अगर एक ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फुल्ली ऑक्सीडाइज होता है तो कितना बनता है? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को रिलीज करेगा। समझ में आया? इसको कोई दिक्कत? बोलो। नहीं ना? इसको नोट करो, यही तुम्हारा चैप्टर्स का जो मेन मैकेनिज्म है यही है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास इसको थोड़ा सा इसको हम लोग लिखेंगे, फिर और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तुम पूछ सकते हो। देखना वहाँ तुम्हारे बुक्स में सर्कल, इस तरह का सर्कल से एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसको ध्यान से समझना, यही चीज वहां पे किया गया है, ठीक है, इसको नोट कर लो। एरोबिक रेस्पिरेशन में यही दो प्रोसेस होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म में, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको याद रखना कि साइटोप्लाज्म में अगर ग्लूकोज टूट रहा है तो किस फॉर्म में? पाइरुवेट। तो पाइरुवेट उसका इंटरमीडिएट फॉर्म है, ये कंप्लीट अभी तक नहीं टूटा है, इसको याद रखना। कंप्लीट ये कहाँ ब्रेक डाउन होगा? तो माइटोकॉन्ड्रियम में जाके, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म में जो हुआ वो ग्लाइकोलाइसिस, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो हुआ वो क्रेब साइकिल। ये दोनों होगा तभी कंप्लीट फूड का ऑक्सीडाइज होगा और वहां पे ATP का रिलीजिंग करेगा, ठीक है। इसको नोट करो, बाकी बात जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। मेन जो मैकेनिज्म है यही कहता है, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे ग्लाइकोलाइसिस में है, तो जैसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में होता है तो कौन सा प्रोसेस
में वो जो वो ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा वो फॉर्म रिलीज किया, कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। कहीं कहीं पे पायरुविक एसिड भी लिखा रहता है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ये चीज है। इसको नोट कर लो।